किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन के आज के इस अंक में। भाइयों, एक कहावत है कि जैसा कर्म वैसा फल, जैसा बोता है आदमी वैसा ही काटता है। जी हाँ, आज का जो हमारा विषय है उस पर बिल्कुल ये फिट बैठता है। आज हम बात करने वाले हैं कर्म और फल पर नहीं, बल्कि धान की कटाई, मड़ाई और भंडारण में की जाने वाली सावधानियों पर। जी हाँ, अभी तो जो हमें करना था वो तो हम कर चुके हैं, लेकिन अब आगे और कैसे उसको बेहतर बनाना है, जिनका थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया है उसको सही कैसे करना है। जी हाँ, यानी कटाई, मड़ाई और भंडारण में सावधानियां और क्या क्या बरतनी है, इस पर आज हम बात करेंगे अपने आज के विशेषज्ञ से। तो आइए आपको अपने विशेषज्ञ के बारे में आज जानकारी दे दें कि आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं वह हैं डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह जी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं हैदरगढ़ बाराबंकी में। तो आइए आपको उनके पास लेके चलते हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार किसान भाइयों। सर, सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी दीजिए कि इस समय परिपक्व अवस्था में धान आ चुका है। बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा सा लेट होंगे, आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये बताइए कि हम आज कटाई, मड़ाई और भंडारण पर बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम कटाई जान लेते हैं। जिन लोगों की बिल्कुल परिपक्व अवस्था में आ चुका है वो किस तरीके की कटाई अपनाएं और कैसे अपनाएं जो उनके लिए बेहतर हो। देखिए किसान भाइयों, परिपक्वता की जो अवस्था होती है वो धान में 3 प्रकार की है। एक तो कम समय में पकने वाले धान हैं जो जल्दी पक जाते हैं। एक जो मध्यम अवधि के पकने वाले धान हैं जो अभी खड़े हैं, कुछ दिनों में पकने वाले हैं। और एक अति विलंब जो हमारे सुगंधित धान होते हैं जी। वो थोड़ा सा और विलंब जाके वो नवंबर के प्रथम सप्ताह में उनकी कटाई होती है जी। और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बाढ़ग्रस्त एरिया होता है तो वहाँ भी धान बहुत लेट कटता है क्योंकि अवधि इनकी ज़्यादा होती है। तो जो कम समय वाला है वो करीब करीब पक गया है या कटने की बिल्कुल अवस्था में है। तो किसान भाई पहचानने के लिए ना आप खेत में जाइए, जब हमारे लगभग 90% दाने हमारे जो हरे से सुनहरे पीले रंग के हो गए, जो मतलब सुनहला जो रंग होता है उस तरह के हो गए हों, तो आप समझ लीजिए कि आपका धान पक गया। और थोड़ा सा निकाल के अगर दांत के नीचे भी डालेंगे एक दाना निकाल के तो कट से आवाज़ आएगी, तो समझ लीजिए कि आपका धान पक गया है और आप उसकी कटाई, मड़ाई और भंडारण की तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। जी, ये बताइए कि अभी आपने थोड़ी सी जो बीच में बात डाली है डॉक्टर साहब कि जिन लोगों के विलंब हैं अभी, जैसे सुगंधित जो आपने बात किया धानों की, उसमें लगभग काला नमक जैसे और भी कई धान आ गए, तो वो लोग क्या करें? क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानकारी रखते हैं कि लगभग नवंबर के प्रथम सप्ताह में गेहूं की बुआई कर देनी चाहिए। तो ऐसे लोग ऐसी स्थिति में क्या करें? समस्या ऐसी कि वो खेत ही ऐसा है कि वहाँ पानी भरा है, तो किसान मजबूरी में वहाँ लंबी अवधि की प्रजाति का चयन करता है जो जाके नवंबर में कटाई होती है। हमारे किसान भाई को धान की कटाई के बाद जब गेहूं की बुआई होती है तो वो ध्यान रखना चाहिए कि जहां हमारा नवंबर में कटाई हो गई, अगर हम नवंबर में बुआई कर रहे हैं तो समय से बोने वाली प्रजातियों का चयन करें, और अगर हम दिसंबर में जाके बुआई कर रहे हैं तब उन समय से बोने वाली प्रजातियों का न चयन करके विलंब से जो बोई जाती हैं गेहूं की प्रजातियां उनका चयन करें। ये बताइए कि अभी जो है कटाई की विधि पर हम बात करने वाले हैं सर, तो कटाई की विधि कौन सी वाली बेहतर रहेगी? पहले के लोग थे वो हाथों से करते थे, आज भी लोग हाथों से करते हैं। आज भी लोग हाथों से करते हैं, मशीन से भी करवाते हैं। और मशीन से, देखिए मशीन से करवाने में 2-3 चीज का फायदा भी है और 2 नुकसान भी है। हाथ से करवाने में भी नुकसान और फायदे हैं। तो ये हमारे किसान भी पहले के समय में हाथ से ही करते थे, और आज भी जो हमारे छोटे किसान हैं जो जिनकी कम जमीन है वो आज भी हाथ से ही कटाई करते हैं। तो जो हाथ से, पहले मैं आपको हाथ से कटाई वाली बात करता हूं कि जो किसान भाई हमारे हाथ से कटाई कर रहे हैं तो कटाई का जैसी अवस्था हमने बताई उसी के देख ले, फिर आपने कटाई कर लिया और कटाई करने के बाद आप उसको 3 से 4 दिन खेत में आपको छोड़ दीजिए। धान के वो फैला के करते हैं, लाइन से काटते चले जाते हैं, फैला लगभग अमूमन करते भी हैं। हाँ, उसका जो होता है ठूंठ जिसको बोलते हैं, उसका फिर 3-4 दिन खेत में छोड़ने के बाद थोड़ा सा और उसमें की नमी कम हो जाए, फिर आप उसको जो है खलिहान में ले जाते हैं। किसान भाई खलिहान में ले जाइए, वहाँ इकट्ठा करके और फिर उसकी मड़ाई करते हैं किसान भाई। बहुत किसान भाई हाथ से मड़ाई करते हैं, पिटाई करके, और बहुत ट्रैक्टर के द्वारा भी मड़ाई होती है। तो उसकी मड़ाई करने के बाद फिर उसको किसान भाई छत पर या जहाँ धूप में फैलाते हैं, और फैलाने के बाद उसकी जब उसमें लगभग 9% के आसपास नमी आ जाती है, मतलब सूखा बिल्कुल हो जाता है, तब उसका भंडारण करने की तैयारी करते हैं, जो हम आगे बात बताएंगे। अब आ जाती है बात मशीन के द्वारा। तो मशीन में जो हम कंबाइन के द्वारा कटाते हैं, अब आपको पता है किसान भाइयों कि जिस कंबाइन में SMS लगा होगा, स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम जिसको बोलते हैं,
उसी से ही आपको धान की कटाई करनी, ये सर गवर्नमेंट का आ चुका है आदेश। और उसमें क्या होता है कि वो धान के पैरा को छोटे छोटे टुकड़ों में खेत में बिखेर देता है, तो उससे आपकी कटाई हो जाती है और फिर सारा जो धान आपका है आपके ट्रॉली में आ जाता है, उसको ले जाके आप अपने खलिहान में सुखा देते हैं। सुखाने के बाद फिर वो भंडारण की प्रक्रिया की जाती है। खेत में आपने नमी की बात की कि अगर जो लोग हाथ से कटाई करें वो लोग उसको फैला दें, ये बताइए कि वहाँ पर अगर फैलाने के बाद में उनकी नमी लगभग खत्म हो जाती है, मॉइस्चराइजर, और वहाँ से वो ले करके जब आते हैं तो उसकी मड़ाई करते हैं, मड़ाई करने के बाद में फिर उसको छत पर फैलाना क्या बहुत आवश्यक है? हाँ, मड़ाई करने के बाद अगर उसका अभी खेत से तो नमी उतनी नहीं जा गई है ना धान की, अभी तो डंठल आपका हरा है, पहले डंठल सूखेगा तब आप उसकी मड़ाई करेंगे खलिहान में ले जाके, और फिर जब आप उसको छत पर या खलिहान में सुखाएंगे 3-4 दिन, तब जाके, क्योंकि देखिए अगर धान में नमी ज्यादा रह गई, 10% से ऊपर हो गई, रह गई नमी, तो उसमें फिर कीड़े बीमारियां आ जाएंगी भंडारित आपके अनाज में। ये ध्यान देने की जरूरत है कि आपका सुखाई बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। गेहूं की जैसे हम जब मड़ाई की बात आती है, अगर जो लोग हाथ से काटते हैं तो वो लोग जो है जैसे कहते हैं ना कि उनके लिए एक स्पेशल मशीन होता है, पहले से वो लोग जो है मशीन में डालते हैं और बाहर से गेहूं निकल आता है। तो गेहूं अप्रैल में कटता है जी, और ये अक्टूबर में कटता है। क्लाइमेट किसान भाइयों को देखे उस समय सूखा रहता है, पूरा तुरंत सूख जाता है, और गेहूं के लिए मशीन आती है, इसको थ्रेसर कहते हैं जी, थ्रेसर। धान के लिए भी थ्रेसर है, लेकिन उसके पुआल को सूखना जरूरी है, अगर गीला रहेगा तो उसमें फंस जाएगा ना जाकर जी, जी, जी। तो इसलिए और दूसरा चीज भी हम आपको बता दें कि अधिकतर जो हमारे किसान भी थ्रेसर का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो उसमें भी ध्यान रखने की जरूरत है कि आप कुछ अपने आप को सुधारिए, कि जैसे कि नशीले पदार्थ का सेवन करके या कुछ ऐसे कपड़े, ढीले कपड़े पहनकर, या अगर आप नहीं सोए हैं रात के तो इस तरह के काम उस मशीन पर न करें जिससे कोई दुर्घटना न घटे। जो किसान बीज उत्पादन करते हैं या करना चाहते हैं उनके लिए कटाई और मड़ाई के बेहतर तरीके क्या हैं? ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है किसान में। बहुत हमारे ऐसे किसान हैं जो बीज रख लेते हैं कि हमारा बीज इन्होंने कहीं विश्वविद्यालय से या कहीं से बहुत अच्छा बीज लाए हैं, फाउंडेशन सीड है, और वो अगले साल भी उसको बोना चाहते हैं। तो उसके लिए किसान भाई, चूंकि आपको बताया गया होगा कि अगर आप अभी खेत में आपका धान तैयार है, आप खेत में चले जाइए, कोई अदर प्रकार के पौधे हैं, जैसे धान में बाली अच्छी बराबर आई है, कोई लंबा पौधा है, उस पहले बाली आ गई और पक गया, तो उसको आप हटा दीजिए, जिसको रोगिंग कहते हैं, उसको निकाल। कोई वीड का पौधा उसमें है, खरपतवार का, उसको भी हटा दीजिए। आप देखिए खेत आपका बिल्कुल लेवल है, धान एक तरह के धान हो, जरा सा भी कोई धान उसमें आपको लगता है कि दूसरे प्रकार का है, तो हम वैज्ञानिक भाषा में वो खरपतवार है, उसको आप हटा दीजिए। फिर उसके बाद आप उसको जैसे कंबाइन से अगर कटा रहे हैं तो कंबाइन की मशीन में हो सकता है पहले कहीं का गेहूं धान आया हो, किसी और प्रजाति का हो, कहीं दूसरे किसान का कटा हो, तो आप उसको मशीन को चलवाइए और शुरू का 2-3 कुंटल जो धान है आप निकाल दीजिए। शुरू के 2-3, क्योंकि वो मिक्स हो जाता है दूसरी वैरायटी, तो निकल जाएगा। फिर जो बीज का जो अब कटाई हो रही है खेत की, वो पूरे के पूरे धान के बीज, धान को आप निकाल के अलग रखिए, अलग फैलाइए। कहीं और आपका धान फैला हुआ उससे थोड़ा सा अलग फैलाइए, जिससे मिक्सिंग ना हो जी। और जो बोरे में आप पैक करेंगे, उन बोरों में अगर पहले के धान के बीज रखे हैं, पड़े हैं, धान का दाना पड़ा हुआ है, तो उसको आप बोरों को बढ़िया तरह से साफ कर लें और फिर उसके बाद उसमें उसको भंडारित करें सुखाने के बाद। डॉक्टर साहब, क्या क्या नुकसान वैसे हो सकते हैं किसमें? अगर कोई धान पहले से उसके अगर अवशेष अगर उसमें हैं और अगर दूसरे धान उसमें मिक्स हो जाए, तो जो भंडारण की बात है उसमें देखिए ऐसा है कि अगर पहले से बीज धान का पड़ा हुआ है, तो अगर किसान बीज उत्पादन कर रहा है तो उसमें मिक्स हो जाएगा जी, तो फिर वैरायटी चेंज हो गई। अगर मान लीजिए नहीं, दाना के लिए भी ले जा रहा है, तो जो पुराना बीज, पुराना अनाज पड़ा हुआ है, उसमें धान का कोई अनाज पड़ा हुआ है, तो पिछले वर्ष का है, उसमें इन्फेक्शन भी तो होगा, उसमें कीड़े होंगे, कोई बीमारी होगी। तो इसलिए बोरों को भंडारण करने से पहले किसान भाई देखिए 2-3 तरह के भंडारण की प्रक्रिया होती है। एक बोरों में रखते हैं, स्टोर बना देते हैं, या कोठिलों में रखते हैं, जो लोहे के, और गांव में पहले मिट्टियों के कोठले बनाए जाते थे, उसमें किसान भाई रखते हैं जो एयर टाइट होता है। तो जो बोरों में रखा जाता है, तो बोरों को किसान भाई क्या करें कि अगर पुराने नए बोरे हैं तब तो कोई बात नहीं है, अगर आपके पुराने बोरे हैं तो उसमें देखिए कोई पुराना बीज है तो उसको हटा दीजिए, और बोरों को कोशिश करिए कि खौलते हुए पानी में उसको धुल दीजिए, और फिर उसके बाद उसको बढ़िया से सुखाने के बाद ही उसमें पैकिंग करें। जहां बोरों को रखते हैं जमीन से
लगभग आधा से 1 फुट आप लकड़ी की बेंच बिठा दीजिए, लकड़ी का आता है वो, नमी नहीं होना चाहिए, वो बिछा लगा दीजिए, उसके ऊपर बोरों को रखिए। और बोरों को रखने के बाद पहले उससे रखने से पहले जी, कमरे में जहाँ जो आपका कमरा हो वो एयर टाइट हो, ऐसी जगह ना हो कि जहाँ पानी भरता हो, जो नमी आ जाए, और मतलब हवा का उसमें ज़्यादा वो ना हो। और उसके बाद उसको पहले आप मैलाथियान, डस्ट मैलाथियान से आप उसको ट्रीट कर लें। कमरे को ट्रीट करने के बाद ही आप बीज का या अपने अनाज का भंडारण उसमें करें। भंडारण, और भंडारण करने के बाद बार बार उसको खोलने की आवश्यकता नहीं किसान भाई। जी डॉक्टर साहब, अभी भंडारण की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो पहले के समय में होता था, थोड़ा सा अगर हम पहले जाएं, आज के 10-15 वर्ष पहले, तो मिट्टी की डहरी बनाते थे लोग गांव में और उसमें रखते थे। अभी क्या है कि तरह तरह के जो है एल्युमिनियम के आ गए हैं, स्टील के आ गए हैं, उनमें रखा जाता है। तो उनमें और इनमें क्या कितना आप जो देखिए, पहले के समय में ये संसाधन थे नहीं किसान भाइयों के पास। पहले के समय में बीज बोने वाली मशीन नहीं थी, तो हल से बोया जाता था। आज ट्रैक्टर हो गया तो वो चला गया। तो पहले इस तरह के संसाधन नहीं थे, तो पहले गांव में किसान मिट्टी के ही बना लेते, तो बहुत अच्छा होता था, वो भी एयर टाइट होता था, उसको शोधित करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और वो बाकायदा उसमें नीचे होल रहता था और ऊपर से डालते थे किसान भाई, ऊपर को भी टाइट कर देते थे और नीचे को भी टाइट करते, मिट्टी से ही टाइट भी होता था वो। आज बखारी में जो लोहे की या एल्युमिनियम की बखारी आ गई है, उसमें भी यही ऊपर से बीज डाल देते हैं दाना, और एक नीचे से निकलता है वो, तो दोनों को टाइट कर देते हैं, मिट्टी से ही टाइट कर देते हैं। और पहले अगर उसमें कुछ रहा हो, कोई दूसरा डाला, तो आप उसको थोड़ा सा मैलाथियान से साफ कर लीजिए और फिर उसके बाद उसको भंडारित करिए। डॉक्टर साहब, सावधानियों पर हम बात कर रहे हैं अभी। सावधानियों में हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो जिनके परिपक्व अवस्था में हैं उनका तो ठीक है, जिनके नहीं हैं और जिनके हैं भी सर, उन पर भी जान लेते हैं कि क्या क्या और जो है सावधानियां उनको बरतने की ज़रूरत है, जिससे उनके फसल परिपक्व अवस्था में है नुकसान न हो। देखिए, अभी मैंने बताया कि जैसे कि कुछ किसान भाई जो जल्दी पकने वाला धान है, जैसे नरेंद्र 97 है, और इस तरह के वो पक गए हैं, वो कट रहे हैं किसान भाइयों के। तो अगर आपके वो कट रहे हैं, तो देखिए, ध्यान रखिए किसान भाई को, अगर आप हाथ से कटवा के, जैसा मैंने बताया, खलिहान में ले जा रहे हैं, बाय देखिए, कोशिश करिए कि बारिश वगैरह से बचने के लिए, अब बारिश अगर आती है तो खलिहान में उसको बारिश से बचाइए। और जो हमारे किसान भाई अभी आगे काटने वाले हैं, जो अक्टूबर अंत से लेकर नवंबर के प्रथम सप्ताह तक काटने वाले हैं, तो वो अभी उनका मैच्योर नहीं है। जो लंबी अवधि के, मध्यम अवधि के धान हैं, जैसे नरेंद्र 2065 है, जो सरजू 52 पहले आप लोग लगाते थे, इस तरह के जो मोटे अनाज है, मोटे, जिनका मोटा चावल होता है, जिनको कहा जाता है मोटा धान, वो अभी नहीं पके हैं। तो उसको तो अभी आपको काटने की जरूरत नहीं, वो अभी लगभग आपका अक्टूबर अंत या नवंबर के प्रथम सप्ताह में जाकर तैयार होगा। और जो बासमती है या जो आप काला नमक की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल नवंबर के अंतिम सप्ताह तक जाकर कटते हैं। तो इसमें तो अभी दुग्धावस्था की स्थिति आई होगी इन धानों में, दुग्धावस्था की या बालियां निकल रही होंगी, तो इसमें अभी नहीं कुछ करने की जरूरत है। हाँ, जो किसान भाई नहीं पहचान पाते, वो खेत में जाकर देख लें कि 90% उनका पूरा खेत अगर हो गया हो। दूसरी चीज, एक चीज और मैं किसान भाई को बहुत बता दूं, किसान भाई हमारे क्या करते हैं, जो ही धान की कटाई कर ली, खेत खाली हो गया, अब वो खेत की जुताई करते हैं, जुताई करने के बाद पलेवा करते हैं, फिर से पानी भरते हैं उसमें, और वो करने के बाद फिर जब नमी आती है, ओट आती है, तब उसके बाद फिर जुताई करके वो खेत की तैयारी करके गेहूं की बुआई। इतना प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं किसान भाइयों। अब आपके पास ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं कि सीधे आपकी धान की आपने कटाई कराई, वहां से डंठल हटाया या कंबाइन से कराया तो पैरा पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। पैरा, किसान भाई कहता है कि खेत बहुत अच्छा होना चाहिए, एक गेहूं का खेत बहुत अच्छा होना चाहिए, भुरभुरा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं किसान भाइयों। आप उसी खेत में सीधे जीरो टिल मशीन के द्वारा, अगर आपने हाथ से कटाया है धान तो सीधे जीरो टिल मशीन के द्वारा आप गेहूं की बिजाई कर दीजिए। अगर आपने कंबाइन मशीन से कटाया है, दो चीज का ध्यान रखिए किसान भाइयों, तो आपकी बचत भी होगी, आपका गेहूं विलंब से भी नहीं होगा और आपकी पैदावार भी बढ़ेगी। अगर आपने हाथ से कटाया है तो कहीं मत जाइए किसान भाइयों, आप जीरो टिल मशीन से सीधे बुआई करिए, कोई खेत को तैयार करने की जरूरत नहीं है उसी नमी में। और अगर आपने कंबाइन से कटवाया है, SMS लगा हुआ कंबाइन जिसमें पैरा पड़ा हुआ है, तो सीधे आप सुपर सीडर या हैप्पी सीडर, दो मशीनें हैं, इनके द्वारा ही आप बिजाई करें, कोई आपका विलंब नहीं होगा किसान भाइयों, और आपकी पैदावार बहुत अच्छी। किसान को क्या लगता है, किसान भाई को क्या दिक्कत होती है, मैं बताऊं आपको। जैसे पैरा पड़ा हुआ है, हैप्पी सीडर बो के चला गया या सुपर सीडर बो दिया, ऊपर पैरा है और जमीन में लाइन से नीचे जो नमी है उसमें बुआई हो गई। किसान भाई सोचते हैं कि ये अरे कैसा बुआई हो गई, समझ आए नहीं, लेकिन
जब आपका जर्मिनेशन होता है, जी जब जमाव होता है, तो क्या बेनिफिट है ये भी मैं किसान भाइयों को बता दूं। जो ही जमाव, देखिए जमाव लाइन से जमा होगा। दूसरा जो देखिए जो बीच की खाली जगह होती है जी। 2 लाइन के बीच में, तो अगर हमारा कुछ नहीं तो वहां क्या पैदा होगा, खरपतवार। और लेकिन अगर पैरा पड़ा हुआ है तो वहां खरपतवार किसान भाई नहीं होगा, वो भी आपकी बचत होती है। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी ने आज हमारे विशेषज्ञ से जाना कि धान की कटाई, मड़ाई और भंडारण में क्या क्या सावधानियां बरतती हैं, आशा करते हैं कि आज जो आपको जानकारी प्रदान की गई है उसका आप लाभ जरूर उठाएंगे और सावधानी आप जरूर बरतेंगे। आज के अंक में इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।